एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले तो इस बात को समझो। जैसे मान लो, यहाँ पर समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो ये आपके पास कोई हाइड्रोजन का एटम है और यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज किया इसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज किया जब एटम के अंदर, तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस एमिट होंगी। क्लियर। और ये जो रेडिएशंस आई हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें इसको हमने किससे पास करवा दिया, प्रिज्म में से पास करवाया। तो जब प्रिज्म में से पास करवाया तो यहाँ से जो होगा स्पेक्ट्रम आएगा कुछ लाइट का। ठीक है, वो लाइट का स्पेक्ट्रम किस तरीके से आ रहा है यहाँ पर, जैसे मान लो ये मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर पूरा अंधेरा है। ठीक है, और ये जो है कलरफुल लाइंस आई हैं आपके पास यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, कुछ यहाँ बन गई हैं, कुछ यहाँ पर बन गई, इस तरीके से आपके पास ये लाइंस आ रही हैं। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड कैसा है, डार्क है, और ये कलरफुल लाइंस आ गई आपके पास। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये वाला जो स्पेक्ट्रम होता है इसको हम क्या कौन सा स्पेक्ट्रम बोलते हैं, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पर जो ये रेडिएशंस एमिट हुई हैं, ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है कि पीछे पूरा अंधेरा है, डार्क बैकग्राउंड है, और लाइंस की फॉर्म में है, जो कलर्स है ना यहाँ पर, ये लाइंस हैं। ठीक है, और इन्हीं कलर वाली फुल लाइंस को जो है हमने अलग अलग सीरीज़ में स्टडी किया है। ये वाली जैसे मान लो लाइमन सीरीज़ हो गई, ये वाली बाल्मर सीरीज़ होगी, इस तरीके से सोन। समझ में आया? तो यही बात लिख रखी है, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस। ब्राइट लाइंस मतलब ये कलरफुल लाइंस इन अ डार्क बैकग्राउंड इज नोन एज हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो ऑब्वियसली बात है, पता चल रहा है हमें लाइट की फॉर्म में, इसलिए हम इसको स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन में हुआ था ये सब, हाइड्रोजन के एटम की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, जो रेडिएशन एमिट हुई उसको हमने प्रिज्म में से निकाला है। और आपको पता है प्रिज्म में से क्या होता है, कलरफुल लाइट आती है। ठीक है, डिस्पर्जन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस तरीके से लाइन्स आई हैं ये कलरफुल, इस तरीके से। समझ रहे हो? क्योंकि हमने हाइड्रोजन के एटम में क्या किया था, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया था, तो ये जो रेडिएशन थी ये इस प्रिज्म में से निकल रही हैं इस तरीके से। समझ रहे हो या नहीं? क्लियर है? अब देखो जरा, दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन विच वी गेट डार्क लाइंस ऑन द ब्राइट बैकग्राउंड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे मान लो आपने वाइट लाइट को पास करवा रहे हो आप किस में से, प्रिज्म में से, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है यहाँ पर क्या होती है, कॉन्टिन्यूस लाइट मिलती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये पूरा कलरफुल है एरिया। ठीक है ना, इसमें लाइंस की फॉर्म में नहीं है, विबग्योर बनेगा ये हमें पता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रेड आ जाएगा, फिर हमारे पास ऑरेंज आ जाएगा, येलो आ जाएगा, इस तरीके से एक कॉन्टिन्यूस में है। यहाँ पर जो कलरफुल लाइट आई है हमारे पास, जो ब्राइट लाइट अब जो बोल रहा है वो कलरफुल है, और यहाँ पर लाइंस की फॉर्म में नहीं है, पूरा पैटर्न जो है कॉन्टिन्यूस में। इस चीज़ को समझो। ठीक है, अब क्या किया है हमने, मान लो ये जो वाइट लाइट आ रही थी इसको हमने किसी गैस या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से निकलवा दिया पहले। समझ रहे हो? तब क्या होगा, अब ये प्रिज्म में जा रही है, तब क्या होगा, ये जो पहले हमारा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा था लाइट का, जो कि कॉन्टिन्यूस था, बीच में ही जैसे यहाँ पर हमारे पास रेड आया, उसी के बाद एकदम से क्या हो गया, स्टार्ट ऑरेंज स्टार्ट हो गया, फिर एकदम से येलो स्टार्ट हो गया, वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम था। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या होगा, डार्क लाइंस आ जाएंगी। मतलब ये जब हमने वाइट लाइट पहले किस में से निकाल दी, किसी गैस या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से निकाली, और फिर प्रिज्म को दी, तो उसने हमने अब लाइट कैसे दी, यहाँ पर क्या आ जाएंगी, डार्क लाइंस आ जाएंगी। पीछे कलरफुल लाइट है, ठीक है, अब डार्क लाइंस आ गई यहाँ पर इस तरीके से। ये डार्क लाइंस का मतलब क्या है, गैप आ रहा है कलर्स में, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया ये जो मीडियम था, या जो हमने बोला है गैस में से निकाल लिया या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से निकाल लिया है, यहाँ पर क्या हो गई है, ये एब्जॉर्प्शन हुई है लाइट की। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये डार्क लाइंस क्या बता रही हैं, एब्जॉर्प्शन हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन विच वी गेट द डार्क लाइंस ऑन द ब्राइट बैकग्राउंड। ब्राइट बैकग्राउंड मतलब वो कलरफुल जो था। ठीक है, डार्क लाइंस आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। क्लियर है? अब इन सब के लिए देखो जरा, वेव नंबर ऑफ रेडिएशंस का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने बोला था आपको, ये लाइंस आई हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको हमने बोल दिया ये लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, फिर यहाँ पर ये पास्टन सीरीज, ये आपके ब्रैकेट सीरीज और पीफन सीरीज, ये सब आएंगी। ठीक है, अब इन सीरीज़ को इन साइंटिस्टों ने स्टडी किया था, लाइमन ने, बाल्मर ने। ठीक है, लेकिन इनकी जो स्टडी थी उसको जो है कंक्लूड करके, मतलब बोहर ने कैसे समझाया अपने तरीके से, वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक रिडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था। ठीक है, वो फॉर्मूला लिखते हैं हम। फॉर्मूला ये है वेव नंबर्स ऑफ रेडिएशंस के लिए। वेव नंबर क्या होता है, जैसे मान लो ये है आपके पास। ठीक है, ये एक वेव है, फिर ये दूसरी वेव आ गई, क्योंकि एक क्रस्ट एक ट्रफ पूरी एक वेव है, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, इस तरीके से। समझ रहे हो? तो ये है वेव नंबर। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है, ये कितने नंबर हो गए वेव के, 3 नंबर हो गए। ठीक है, 3 वेव्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेव नंबर्स निकाल सकते हैं रेडिएशंस की। वो किस तरीके से निकालेंगे, देखो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वेव नंबर का, ये हम न्यू से हम इसको इस तरीके से
लिखेंगे और ऊपर इसके बार लगाएंगे, ठीक है। ये होता है आपके पास 1/λ भी लिखते हैं हम इसको, क्या लिखते हैं 1/λ। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है r और फिर ब्रैकेट में 1 में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 में n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जिसमें ये जो r है आपका ये कौन सा है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। और ये n1 ये शेल होती है हमारी फाइनल शेल और ये वाली जो होती है हमारी इनिशियल शेल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ये बात कि n1 क्या है हमारे पास फाइनल शेल है, ठीक है, ये ऑर्बिट है। और जो n2 है ये हमारे पास कौन से हैं, इनिशियल शेल या फिर ऑर्बिट है। क्लियर है। और r जो होता है ये होता है आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग भी बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है ये हम लिखते हैं 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। अब देखो ये भी है इसका नंबर, ठीक है। अब आप देखो अगर 1.097 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 1.0 है एक्चुअल में, ठीक है ना, आगे के नंबर है 97 तो, ठीक है। तो जो आप न्यूमेरिकल में यूज़ करोगे तब इसको आप 1 ही ले सकते हो। तो 1 इंटू 10⁻7 क्या होता है, 10⁻7 मीटर इनवर्स भी इसको लिख सकते हो आप रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो वेव नंबर निकालने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। वेव नंबर कौन सी है, ये जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उनके वेव नंबर्स हैं, ठीक है। 1/λ इक्वल टू क्या होगा, r n1 का स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो n1 क्या है हमारे पास फाइनल शेल है और n2 क्या है हमारे पास जो इनिशियल शेल्स होगी। अब ये शेल्स का आपको मतलब समझेगा या ऑर्बिट का मतलब समझ में आएगा, फाइनल किसको कह रहे हैं और इनिशियल किसको कह रहे हैं, ठीक है। तो जो ये आपके पास स्पेक्ट्रम बना था जिसको हमने बोला, जिन सीरीज़ को स्टडी जिसने किया उसके ऊपर उन्होंने नाम रख दिया। जैसे इसको स्टडी लाइमन ने किया तो लाइमन सीरीज़ बोल दिया, इसको बाल्मर सीरीज़ बोल दिया, ठीक है। तो इन्होंने स्टडी करके इनकी वेवलेंथ्स वगैरह फ्रिक्वेंसीज वगैरह निकाल दी थी, ठीक है। तो इन सब को कंक्लूड किया किसने, बोहर ने। और बोहर ने अपने तरीके से बताया, अपना जो उसका पोस्टुलेट था, बोहर पोस्टुलेट, ठीक है ना, शेल्स का जंपिंग का एक शेल से दूसरी शेल में। तो उस तरीके से इसने क्या किया, इनको कंक्लूड किया लाइमन सीरीज़ को, जितनी भी सीरीज़ थी, ठीक है। तो देखो अगर लाइमन सीरीज़ की बात है तो बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा क्या बोला कि लाइमन सीरीज़ क्या होगी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट से आ रहा है वो, लेकिन जंप कहाँ कर रहा है वो, फर्स्ट ऑर्बिट में कर रहा है, तो वो कौन सी सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़ है। इसके लिए उसने जो फॉर्मूला बना दिया था वो क्या बना दिया था, देखो जरा, इसी को कंक्लूड किया। तो देखो जो हमारी एनुअल थी ये क्या थी, फाइनल शेल थी। तो यहाँ पर इसने n1 को क्या ले लिया, 1 ले लिया फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, क्योंकि फाइनल शेल ये। और जो n2 है हमारे पास ये कहते हैं इनिशियल शेल्स, और इनिशियल शेल्स इसमें क्या रहेंगी, सेकंड ऑर्बिट से भी आ सकता है जंप करके, थर्ड से भी, फोर्थ से भी, सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से देखो जरा जो वेव नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/λ इजिकल टू में r और 1/n1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, n1 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस में n2 की जगह अब हम यहाँ पर देखो, ये तो कोई भी शेल से आ सकता है, कोई सी भी ऑर्बिट से आ सकता है ना फर्स्ट में, ये तो बात समझ रहे हो ना। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमने 1 लिख दिया। देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये वाला सेकंड है, तो इस फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं अब, समझ रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है ना। सेकंड से भी आ रहा है, ऐसे ही थर्ड से भी आ जाएगा। ये मैंने वैसे इधर बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें समझाऊंगा ढंग से, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही होगी, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, सेकंड से भी, थर्ड से भी, ऐसे सोन कहीं से भी आ सकता है। तो हम इसमें n2 को क्या ले लेते हैं, n लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा n का स्क्वायर। तो जिस भी ऑर्बिट से आ रहा है वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और हम आंसर निकाल सकते हैं अपना। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है ना। मान लो थर्ड से आ रहा है वो, तो यहाँ 3 पुट कर दो, उसके बाद हम देख लेंगे कितने वेव नंबर आएंगे। r की वैल्यू तो हमें पता ही है, या नहीं निकाल सकते हम, बहुत इजी है, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है लाइमन सीरीज़, ये किस रीजन में आती है हमारे पास, यूवी रीजन में आती है, मतलब इसको हम देख नहीं सकते, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये बात, दिस सीरीज लाइज इन यूवी रीजन। क्लियर। अब बाल्मर सीरीज़ की बात कर लेते हैं। बोहर ने इसके बारे में क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकंड ऑर्बिट में, बाकी किसी भी ऑर्बिट से, तो मतलब क्या है हमारे पास इसमें, यानी कि फाइनल शेल जो होगी n1 वो कितनी होगी, सेकंड, और n2 कौन सी हो जाएगी अब हमारे पास, सेकंड में तो जंप ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्योंकि एमिशन हो रही है तो एमिशन कैसे होगी, हाइयर टू जब लोअर में ही आएगा। तो मैं फर्स्ट से सेकंड में नहीं कर सकता यहाँ पर एमिशन, समझ रहे होंगे आप बात को या नहीं, क्योंकि हम एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें सीरीज़ में,
ठीक है, क्योंकि मैं आपको बार बार यहाँ पर ये लाइंस वाली बात बता रहा था ना कि ये वाली क्या है, लाइमन है, बाल्मर है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम एमिशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नहीं तो कई बच्चे सोचते हैं कि हम यहाँ 1 भी तो ले सकते हैं N2 को, क्या पता 1 से 2 में कर दे, लेकिन अगर 1 से मतलब लोअर से हाइयर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी को। एब्जॉर्प्शन की नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसकी कर रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड से करेगा सेकंड में, या फोर्थ से सेकंड में करेगा, या फिफ्थ से सेकंड में करेगा, मतलब हायर टू लोअर ही करना है तभी एमिशन होती है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम N2 को क्या ले लेंगे, N ले लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता किससे जंप करना है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि किसी से भी कर सकता है बाकी सब। ठीक है ना, तो जो न्यूमेरिकल में होगा आपको वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये वेव नंबर जो होगा हमारा R और 1 बाय, अब यहाँ N1 कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वेयर माइनस में 1 बाय, और N2 को हमने क्या ले लिया, N ही ले लिया, तो N स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगी बाल्मर सीरीज़ के लिए। क्लियर है, वेव नंबर हमारे निकल जाएंगे इसमें। क्लियर, ये तो समझ रहे हो ना कि किस शेल से आ रहा है, किस ऑर्बिट से आ रहा है, किस में। ठीक, अब 3 से 2 में आएगा तो अलग एमिशन होगा, अब 4 से अगर 2 में आएगा तो ऑब्वियस बात है अलग एमिशन होगा ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ क्लियर है। और ये बाल्मर सीरीज जो है हमारे पास, ये लाइज करती है हमारी विजिबल रीजन में, मतलब हम इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, दिस सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। ये भी समझ में आ रहा होगा ना, ये सीरीज कौन सी है, जो ये स्पेक्ट्रम बना है हमारा लाइंस वाला। ठीक है ना, जो हम कह रहे थे कि लाइंस बन रही हैं। ठीक है, ये लाइंस है हमारी सीरीज। ठीक है, जैसे ये लाइमर बोल दी हमने, ये वाली बाल्मर बोल रहे हैं, अगली वाली पास्टन बोल देंगे, इस तरीके से। समझ में आई बात या नहीं, ये तो चीज़ समझ में आ गई आपको बाल्मर के अंदर। ठीक है, ये लाई कहाँ कर रही है हमारे पास, विजिबल रीजन में, मतलब ये दिखाई देती है। ठीक है, अब पास्टन सीरीज़ की बात कर लेते हैं हम। पास्टन सीरीज़ में भी देखो सेम वही चीज़ होगी। इसमें बोर ने क्या बोला कि थर्ड ऑर्बिट में आएंगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, जितने भी बाकी आउटर ऑर्बिट होंगे। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर N1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और N2 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और N2 को भी हम यहाँ पर N लिख लेंगे, क्योंकि हम जब सीरीज़ यहाँ निकाल रहे हैं तो हमें नहीं पता कौन सी शेल से आ रहा है। हम तो बोल रहे हैं 4 से भी आ सकता है, 5 से भी, 6 से भी आ सकता है। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज़ के लिए जो वेव नंबर होगा वो क्या आ जाएगा, R, और 1 बाय N1 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस में N2 का स्क्वायर होता है। अब N2 तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको N लिख लेते हैं, तो ये N का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हो। और ये किस रीजन में करता है लाई, हमारे पास जो पास्टन सीरीज होती है ये करता है इंफ्रारेड में। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन, बताओ जी, समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही ब्रैकेट सीरीज के लिए उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कहाँ पर, अब फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेगा बाकी सभी ऑर्बिट से, तो यानी कि N1 हो जाएगा 4, और N2 बन जाएगा हमारा 5, 6, 7 एंड सो ऑन, यानी कि N2 को हम N लिख देते हैं। और यहाँ से वेव नंबर जो आएगा ये आ जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू में R, 1 बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस में 1 बाय N का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ईजी है। और ये वाली जो सीरीज़ है ये कहाँ लाई करती है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करती है। तो यहाँ भी लिख देते हैं हम, दिस सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। समझ रहे हो बात को, क्लियर है। पी फंड सीरीज में क्या होगा, आप देखो यहाँ पर क्या बोल दिया उसने, फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है, यहाँ पर क्या बोलेगा, फिफ्थ ऑर्बिट में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बाकी सभी ऑर्बिट से। तो यहाँ पर जो हो जाएगा N1 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और N2 क्या बन जाएगा 6, 7, 8 सो ऑन, और N2 को भी N लिख देंगे। तो यहाँ पर जो होगा वेव नंबर वो कितना आ जाएगा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू में R, 1 बाई N1 यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस में 1 बाई N2 का स्क्वायर, दैट इज N का स्क्वायर। यहाँ से निकाल सकते हैं हम वेव नंबर। क्लियर है। और ये वाली जो सीरीज़ है ये किस में लाई करती है आपके पास, ये भी इंफ्रारेड में ही लाई करती है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप ये लिख लेना, इंफ्रारेड रीजन में ही ये भी लाई करती है। ठीक है, अब ये देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बनाई है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बोहर ने क्या बताया इन सीरीज़ के बारे में। ठीक है, देखो जैसे जो लाइमन ने स्टडी करी थी उसके लिए उसने डायरेक्ट बता दिया कि फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करें इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, देखो सेकंड से भी आ रहा है यहाँ, ये थर्ड से भी दिख रहा है आपको, फोर्थ से भी, फिफ्थ से भी, सिक्स से भी, सेवन से भी, और 8 से भी। ठीक है, इन सभी से आ सकता है फर्स्ट ऑर्बिट में। फिर बाल्मर सीरीज के लिए उसने बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकंड ऑर्बिट में, N इक्वल टू 2 है। ठीक है जी, कहाँ से, 3 से भी आएगा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी। ठीक है, फिर पास्टन सीरीज के लिए उसने कहा थर्ड ऑर्बिट में करेगा, तो यानी कि 3 पे आएंगे सभी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी। ब्रैकेट के लिए भी कर दिया उसने कि फोर्थ ऑर्बिट में आएंगे, वो आएंगे 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। ठीक है,
ऐसी पी फंड सीरीज में उसने बता दिया कि अब 5th ऑर्बिट में आएंगे कहाँ से, 6th से, 7th से, 8th से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने बना कर दिखा दिया, जिसको हमने रिप्रेजेंटेशन बोल दिया, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर बोहर के अकॉर्डिंग सभी सीरीज़ को, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये लाइमन सीरीज़ है, बाल्मर सीरीज़ है, ठीक है। इनके बारे में बोहर क्यों बता रहे हैं, देखो लाइमन ने और ये बाल्मर ने, इन्होंने तो स्टडी किया, ठीक है ना, उन लाइंस को जिनको इन्होंने अपना नाम दिया, कि जिनको इन्होंने स्टडी किया, उसमें देख लिया इन्होंने वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, किस रेंज में आ रही है, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन जो कंक्लूड कर दिया वो बोहर ने बता दिया अपने ढंग से कि हम ऑर्बिट टू ऑर्बिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो लाइमन सीरीज जो है वो लाई करती है कब, जब फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही बाल्मर में सेकंड ऑर्बिट में आएंगे सभी इलेक्ट्रॉन। फिर पास्चन में क्या बोल दिया उसने कि जब थर्ड ऑर्बिट में आएंगे। इस तरीके से सोन वो सारी सीरीज़ को अपने ढंग से एक्सप्लेन किया उसने, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि बोहर के अकॉर्डिंग उसने कैसे बताया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसलिए नाम है इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए ही किया है हमने ये। और द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कर लोगे, ये चीज़ समझ में आ रही है, बहुत ईजी है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है बस मेनली, पेपर में जैसे क्वेश्चन आ जाएगा पास्चन सीरीज़ के लिए बता, तो पास्चन सीरीज़ में आपको पता होना चाहिए कि N1 क्या होता है। जैसे पास्चन सीरीज़ में हमें पता है N1 3 है, 3 थर्ड ऑर्बिट में आता है, ठीक है ना। तो 3 ये पता होना चाहिए, और बाकी वो बताएगा आपको कि कहाँ से जंप कर रहा है, 5th ऑर्बिट से जंप करवानी है या 6th से जंप करवानी है, ठीक है। वो बताएगा, जो भी वो बताएगा N2 आपको पुट करना है। N1 लेकिन आपको पता होना चाहिए, वो नहीं बताएगा, वो सीरीज़ बता देगा, उसके लिए आपको N1 पता होना चाहिए कि क्या होता है। कर लोगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।